के अंदर गुलामी 1200 साल से चल रही है। मुस्लिम समाज जब से आया, मुगल शासक जब से आए, इस्लाम जब से आया, तब से हम गुलाम हैं। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कोई लड़ाई लड़ी। तो ये सोच और विचार का जो अंतर है वो आज भी हमें देखना और समझना पड़ेगा। ये है भगत सिंह की प्रासंगिकता, भगत सिंह के विचारों की प्रासंगिकता। ये अब जो अगली बात है, अब इस प्रासंगिकता को हम थोड़ा सा और ज्यादा करीब ले आते हैं, अपने नजदीक ले आते हैं, थोड़ी अमूर्त बात से थोड़ा व्यवहारिक उस पर धरातल पे उतरते हैं। अब सवाल ये है कि आज फिर हमारे देश की परिस्थिति क्या है। भगत सिंह का रास्ता तो अपनाया नहीं गया, रास्ता अपनाया गया था राजनीतिक और सामाजिक बराबरी वाला। ये रास्ता तो अपनाया गया था। इस रास्ते के अंदर भी बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं, बहुत सारे घुमाव मोड़ हैं, वो सारी अलग बातें हैं, लेकिन ये रास्ता अपनाया गया था जिसका जो मार्गदर्शक है वो हमारा संविधान है। लेकिन भगत सिंह की धारा ये कह रही थी कि ये रास्ता अधूरा है। अगर इसके अंदर आप आर्थिक समानता की बात नहीं जोड़ते हो तो ये पूरा नहीं कर पाओगे, आप इस रास्ते से भटक जाओगे। और वही हुआ। इसलिए भगत सिंह के विचार सच्चे भी हैं और इसलिए भगत सिंह के विचारों की आज प्रासंगिकता भी है, क्योंकि आप तो अधूरे ही बैठे। एक आजादी की लड़ाई आपने लड़ी है, दूसरी आजादी की लड़ाई तो अभी बाकी है। ये जो बीच के अंदर घुमाव आए, बीच के अंदर जो भटकाव आए, उसका ही तो नतीजा है कि आज वो ताकतें जो आजादी की लड़ाई के अंदर कहीं नहीं है, वो ताकतें आपके देश के ऊपर राज कर रही हैं। जिसके दर्द से, जिसकी पीड़ा से, जिसकी परेशानी से आप सब यहां अपनी रचनाएं सुना रहे हो। यही तो आखिरी रचना टोहाना से सरदार साहब की यही थी, बहन जी की ये रचना थी, सभी लोगों ने यही तो रचनाएं सुनाई। अब ये जो बात है, इसका मतलब ये है कि हमने आजादी की लड़ाई अधूरी छोड़ी हुई है, और न केवल आजादी की लड़ाई अधूरी छोड़ी हुई है, बल्कि उसके साथ साथ जो हासिल किया था वो भी खो बैठे हैं, वो भी खो बैठे हैं। क्योंकि आज तो आपके देश में खुद स्वयं सत्ता में बैठे हुए लोग जो हैं वो दूसरा ऑल्टरनेटिव वैकल्पिक संविधान तैयार किए बैठे हैं। जो संविधान कम से कम राजनीतिक और सामाजिक डेमोक्रेसी की बात कर रहा था, वो संविधान उन्हें गवारा नहीं है, उस संविधान को वो मानते नहीं है। और आप देखिए कि धीरे धीरे करके अभी भी जो नया संसद भवन बना है, उस भवन में जिस प्रकार से मतलब प्रवेश हुआ है, उस प्रवेश के अंदर हर व्यक्ति के हाथ में संविधान है और प्रधानमंत्री जो है वो संविधान की कॉपी लेकर उसकी अगुवाई कर रहे हैं। लेकिन उसी संविधान की जो मूल आत्मा है, जिसको हम प्रस्तावना बोलते हैं, उस प्रस्तावना के अंदर जितने भी शब्द हैं, उन सारे शब्दों के जितने बड़े बड़े मीनिंग हैं, उन सारे मीनिंग्स के खिलाफ तमाम कार्य पिछले 10 साल से चल रहे हैं। संघात्मक ढांचा उसके अंदर प्रियम्बल के अंदर लिखा हुआ है। अब ये संघात्मक ढांचा हर प्रांत जिसमें गैर बीजेपी की गवर्नमेंट है, उस प्रांत के अंदर गवर्नर और चीफ मिनिस्टर में झगड़ा है। ऐसे झगड़े पहले नहीं हुए, अंतर करना पड़ेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, हुए हैं। मैं पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी हूँ, मुझे जानकारी है 356 का दुरुपयोग वगैरह वगैरह, या बहुत सारी ऐसी बातें हो सकती हैं। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ तो 356 एक बार भी नहीं लगाया, उसके बावजूद संघात्मक ढांचे को खोखला कर दिया। ये समझने की जरूरत है। इसी तरह से धर्मनिरपेक्षता, अब वो जब संविधान को बांटा गया, सभी सांसदों को दिया गया, तो एक सांसद महोदय ये भी कह रहे हैं कि ऐसी संविधान की कॉपी हमें दे दी जिसके अंदर समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता का शब्द तो है नहीं।
फिर उसने खैर अपने आप ही स्पष्टीकरण भी देने की कोशिश की कि भाई शायद ये ओरिजिनल संविधान होगा, ये तो दो शब्द बाद में जोड़े गए हैं, तो ओरिजिनल संविधान की कॉपी दे दी गो वगैरह वगैरह। मतलब इस प्रकार की डिबेट चलो हम छोड़ भी दें, लेकिन आप अपने देश के अंदर धर्मनिरपेक्षता की हालत देख लीजिए। अगर मुजफ्फरनगर में एक प्राइवेट स्कूल की संचालक महिला टीचर 7वीं के बच्चे को अपने सहपाठियों से पिटवाती है, और क्या कहकर पिटवाती है आप इसको जानते हैं, आप समझ सकते हैं। आप नू के अंदर क्या हो रहा है और फिर नू के बाद क्या हुआ है पूरे प्रांत के अंदर आप जानते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हो रहा है आप जानते हैं। हर रोज हो रहा है ये, हर रोज। तो धर्मनिरपेक्षता का सवाल तो खत्म हो गया। और गणेश चतुर्थी का दिन नए संसद भवन के प्रवेश के लिए चुना जाता है। एक समय वो था, अगर आप नेहरू, गांधी और पटेल के संवादों को पढ़ेंगे ना, तो सोमनाथ के मंदिर को लेकर संवाद वहां सामने आएगा कि अगर आपको मंदिर के लिए कोई ट्रस्ट बना लीजिए, सरकार का पैसा या सरकार के प्रतिनिधि के तौर पे वहां आप नहीं जाएंगे। और आज हर दिन जो है वो हमारे प्रधानमंत्री जो है वो मंदिरों के अंदर घंटियां बजा रहे हैं। तो धर्मनिरपेक्षता का ताना बाना ये है। अब उसमें प्रस्तावना के अंदर अगर अगली बात करें, प्रजातंत्र एक शब्द है उसमें। अब प्रजातंत्र के दो ही आधार हैं। मेरे से पहले बहन जी ने बहुत खूबसूरत कविता सुनाई थी, उसमें मीडिया का भी जिक्र था शायद, या किसी और साथी ने सुनाई होगी, भाई ऐसे याद नहीं मुझे। तो अब मीडिया एक प्रजातंत्र का एक स्तंभ है, और दूसरा स्तंभ है नागरिकों की आवाज और नागरिकों के अधिकार। आप कितनी ही इस प्रकार की कार्रवाइयां उठाकर देख लीजिए, जो किसानों के लिए कानून लाए गए उनको पार्लियामेंट में डिस्कस ही नहीं किया, जिसको बाद में फिर 1.5 साल तक किसान लड़ा और वो कानून वापस हुए। अभी भी चोर दरवाजे ढूंढे जा रहे हैं, लेकिन वो एक बार वापस हुए। ये प्रजातंत्र की जीत के तौर पे दर्ज करना चाहिए आज के इतिहास में। अब सवाल ये है कि इसी तरह से शिक्षा नीति आ गई, शिक्षा नीति पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं हुई। उन चीजों के खिलाफ अगर आप बोलते हैं तो आपके ऊपर यूएपीए लगता है। यूनिवर्सिटियों के ऊपर जबरदस्त अटैक है। यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, अभी ये जिंदल यूनिवर्सिटी और यहाँ जो सोनीपत में अशोका यूनिवर्सिटी के अंदर तो प्रोफेसर दास हैं, उन्होंने एक रिसर्च कर ली और उन्होंने बताया कि किस तरह से 2019 के इलेक्शन के अंदर जो सत्ता का दुरुपयोग होता है, उस दुरुपयोग की क्या क्या संभावनाएं हैं वो उस रिसर्च पेपर के अंदर आ गया, उसको इस्तीफा देना पड़ा। ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल्स हैं, आप जानते हैं। इशारे करने की बात है, यहाँ तो समय नहीं है इस प्रकार का। तो आप देख लीजिए कि ना विश्वविद्यालयों के अंदर आवाज है, ना ही न्यायालयों में आवाज है, और ना ही नागरिक मंचों पर आवाज है। किसान आंदोलन ने तो 800 लोग शहीद किए और अपनी ताकत दिखाई, लेकिन सीएए और एनआरसी के खिलाफ जो आंदोलन चला उसमें क्या किया गया आप जानते हैं। उसको सांप्रदायिक आधार के ऊपर बांटकर और उसके अंदर किस प्रकार से साजिश की गई और कैसे लोगों को आज तक गलत आरोपों के अंदर डाल रखा है। तो ये नागरिकों के अधिकारों की बात है, और आए दिन इस प्रकार के वचन प्रवचन सुनने को मिलते हैं कि कर्तव्य सीखो। अब नागरिकों को कर्तव्य सीखने होंगे। अब युग बदल गया है। अमृतकाल का एजेंडा अधिकारों का एजेंडा नहीं है। अमृतकाल में
संविधान का शासन नहीं है, अमृतकाल में शासन है आपके प्राचीन समय के महान राजाओं की तर्ज पे चलने वाले राजतंत्र का शासन है। तो ये जो युवा पीढ़ी है, मेरे ख्याल से हमारे जैसे लोग जो एक तरह से ट्रांजिशनल जगह पे खड़े हैं, आज़ादी के आंदोलन के थोड़े बाद के और आज के वर्तमान के, हमने इनको क्या दिया? भगत सिंह के समय से ज्यादा बड़ी चुनौतियां पेश कर रही। दलित समाज से एक विद्यार्थी स्कूल में है, 7वीं कक्षा में पढ़ता है, 6ठी कक्षा में पढ़ता है, वो घड़े से पानी नहीं पी सकता है, प्रिंसिपल उसको पीट पीट कर जो है उसकी हत्या कर देता है। ये घटनाएं तो रोज हो रही हैं। अभी कल परसों ही तो सोनीपत के पास पानीपत का गांव है, उस गांव में 3 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है, वो गैंग रेप है और पकड़े नहीं जाते। क्यों नहीं पकड़े जाते? कुछ तो बात है। संसद के अंदर एक मुस्लिम सांसद को, साथी को वो जो गालियां दी गई हैं, वो केवल व्यक्तिगत आचरण की बात थोड़ी है, वो बताना है कि सारे मुस्लिम समाज को गालियां हैं ये। अगर सांसद को गालियां दी जा सकती हैं तो आम मुस्लिम आदमी को क्या होगा? आप देख सकते हैं, और हो रहा है, लगातार हो रहा है ये। तो ऐसा समाज बन गया है। अब इस समाज को के बनने में ये बात नहीं है कि भगत सिंह का जो काल था वो कोई बहुत सुनहरा काल था और उस समय मतलब जो है ना फांसी लेना जो है वो एक सिलसिला बन गया था, ऐसी बात नहीं है। उनको भी कष्ट हुए थे, उनको तकलीफ थी इस बात से, वो जीना चाहते थे, बताया बूटा सिंह जी ने बहुत अच्छे ढंग से, वो जीवन से प्रेम करते थे। लेकिन समझ की बात है। इसी तरह से आज भी युवा लड़ रहा है, आज भी युवा लड़ रहा है सड़कों पे, ऐसी बात नहीं है। आए दिन परीक्षाओं के खिलाफ जो कुछ भी हो रहा है तो युवा अपनी मांगे कर रहा है। मेरे ख्याल से 2014 के बाद आप आंकड़े उठा के देख लो, देश का कोई वर्ग नहीं होगा जो बिल्कुल एक तरह से मतलब संघर्ष करता ही नहीं सड़कों पे। वो वर्ग भी सड़कों के ऊपर आया हुआ है, चाहे वो कॉलेज के प्रोफेसर हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी के टीचर्स हैं, और चाहे वो स्कूल टीचर्स हैं, चाहे वो किसान हैं, मजदूर है, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे वो ठेके के ऊपर लगे हुए लोग हैं, तमाम देश के अंदर हर वर्ग जो है वो संघर्ष के अंदर है। और इसी परिस्थिति के अंदर प्रतिक्रियावादी ताकतें सत्ता में हैं। तो आप समझ रहे हैं कि समाज पेचीदा कितना है। इसी प्रकार की परिस्थिति उस समय भी थी। उस समय भी अंग्रेजों का साथ देने वाले लोग भी बहुत थे, अंग्रेजों की ताकत से डरने वाले लोग भी बहुत थे। तो आज की परिस्थिति के अंदर कोई नकल करने की बात नहीं है। नकल करने की बात नहीं है कि मैं भगत सिंह का कपड़ा पहनूं या भगत सिंह जैसी पग बांधूं या भगत सिंह जैसी मूछें रखूं, ये बात नहीं है, या भगत सिंह जितना पढ़ूं, ये बात भी नहीं है। सवाल ये है कि आज की परिस्थिति को समझ के हम हस्तक्षेप क्या करें, सवाल ये है। क्योंकि भगत सिंह ने हस्तक्षेप की एक तरह से उच्चतम तस्वीर प्रस्तुत की है। उन्होंने अपने जीवन का यानी कि बेस्ट जो है वो देश के लिए देकर दिखाया है, प्रस्तुत किया है, बेस्ट, अपने प्राणों की आहुति। तो उस प्रेरणा से आज की परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं, यही प्रासंगिकता है भगत सिंह की। अब सवाल यह है कि हम कर क्या सकते हैं। ये जितनी भी बात चल रही है इसमें जबरदस्त संघर्ष तो है, लेकिन अभी भी इस संघर्ष की दिशा क्या है वो भी समझने की जरूरत है। और खास करके युवाओं को तो बहुत जरूरी है समझने की
उनको तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्या वास्तव में उनको, अब तो उनकी कीमत तो इतनी ज़्यादा गिरा दी गई है। एक पीएचडी किया हुआ जो युवा है वो लाचार इतना है कि वो 8,000 रुपये में भी नौकरी अगर उसको मिल जाती है, और आप देख लीजिए ये जितने भी मतलब ये जो बाइक्स के ऊपर शाम के टाइम घरों के अंदर मतलब सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ये कितने सारे इस प्रकार के युवा जो हैं वो अच्छी अच्छी पढ़ाइयाँ करके कर रहे हैं। अगर नज़दीकी से उनसे बात करोगे तो कोई उनमें पोस्ट ग्रेजुएट भी मिल जाएगा, कोई इनके अंदर हो सकता है इससे ज़्यादा भी पढ़ा हो। कुछ सरकारों के आंकड़े आ जाते हैं। यूपी के तो आंकड़े आए थे एक बार, 84 की पोस्ट के लिए जो है पीएचडी पास कितने हजारों लोगों ने एप्लीकेशन पर रखी है। तो ये युवा के साथ इस प्रकार की हमारी व्यवस्था ने सलूक कर रखा है। अब इस सलूक को देखकर एक छटपटाहट की बात है, एक परेशानी की बात है, अपने आप को उद्वेलित करने की बात है, अपने स्वयं को एक तरह से रास्ता खोजने की बात है। अगर रास्ता खोजते हैं तो उसके लिए क्या चाहिए? भगत सिंह को पढ़ना पड़ेगा, और जिनको भगत सिंह पढ़ता था, जो बूटा सिंह जी ने बहुत अच्छे तरीके से कुछ राइटर्स के नाम लिए थे, उनको भी पढ़ना पड़ेगा। ये बात तो अभी तो हम भगत सिंह के जन्म दिवस पे बात कर रहे हैं, तभी उन्हीं का रेफरेंस बहुत ज्यादा आ रहा है। अदरवाइज अपो दीपो भवय, ये तो महात्मा बुद्ध ने कह दिया था कि खुद ही सीखना पड़ेगा, खुद का दीपक खुद बनना पड़ेगा। तो भगत सिंह ने यही काम किया है। वैसे तो वो करतार सिंह सराभा को अपना आइडियल मानता है, वो सही बात है, लेकिन उसके बावजूद उसने जो खुद काम किया है उसी से वो भगत सिंह बन रहा है। तो सवाल यही है कि हर युवा के सामने एक परिस्थिति है, एक परिस्थिति ऐसी है जो उसको पूरी तरह से, जिसको कहते हैं कि बहुत खराब किस्म की जिंदगी की तरफ धकेल रही है, जिसमें नशा है, जिसमें वायलेंस है, जिसके अंदर तमाम सेक्स है। एक ऐसा रास्ता अंधी गली के अंदर युवाओं को धकेलने की पूरी परिस्थिति, पूरा जाल बिछा हुआ है। और हम तो कह रहे हैं ये बात कि अमेरिका की पूरी इकोनॉमी जो है, उस पूरी इकोनॉमी के अंदर दो बड़े फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर तो है वहां के हथियार बिकते हैं, ये बात तो आप सबको पता है। अमेरिका की इकोनॉमी में वहां के हथियारों की सेल जो होती है उसका बड़ा हिस्सा। दूसरा क्या है बता सकते हैं? दूसरा है नशे की दवाइयां, नशीली दवाइयां। पूरी दुनिया के अंदर ये जो रैकेट्स है ना, अरबों रुपए की जो ड्रग माफिया रोज पकड़े जाते हैं, इसका सप्लायर कौन है? इसका सप्लायर वही देश है जिस देश के सामने आज के आपके नेता सर झुकाते हैं। ये सप्लाई सारी वहीं से आती है, चेन वहीं से बनती है। तो अब सवाल ये है कि युवाओं के सामने मॉडल तो ये, कितने ही युवा जो हैं वो विदेशों के अंदर गलत रास्तों में पढ़कर जाने के कारण से कोशिशों में जान से हाथ धो रहे, मारे जा रहे हैं। तो इस प्रकार की एक अराजक व्यवस्था है। इस अराजकता की व्यवस्था में उनके पास रास्ता नहीं है। या तो वो स्वयं अपो दीपो भव वाली बात है, और या फिर इस प्रकार का वातावरण तलाश किया जाए और वातावरण को बनाया जाए। अब ये जो 75 साल का आज़ादी के 75 साल गुजरे हैं, एक आखिरी बात कह के मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। इन 75 सालों के अंदर बहुत कुछ उलझा हुआ है, सब कुछ यहाँ ऐसे रखा नहीं जा सकता है। लेकिन एक पहलू मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, जिसमें मैं अपने आप को स्वयं को आत्म आलोचना की जगह पर रख के उस बात को मैं रख रहा हूँ। ये जो पढ़ा लिखा शिक्षित वर्ग है ना, इस पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग ने पिछले 75 सालों में समाज के साथ वो रिश्ता नहीं बनाया जो रिश्ता आज़ादी के दौर में शिक्षित वर्ग ने बनाया।
आजादी के दौर का जो शिक्षित वर्ग था उसमें राजा राम मोहन राय है, सावित्रीबाई फुले है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, ज्योतिबा फुले है, राणा डे वगैरह वगैरह, ये तमाम मैं नाम ले रहा हूँ। ये सब के सब लोग जो हैं उच्च शिक्षा प्राप्त करके देश सेवा में लग गए। और आजादी के बाद के शिक्षित वर्ग ने क्या किया? आजादी के बाद के शिक्षित वर्ग ने मैं और मेरा परिवार उन्नति करे नारा बदल गया, स्लोगन बदल गया, मंतव्य बदल गया। अब ये जो कुछ यहां आपको दिखाई दे रहा है, ये एक प्रतिनिधि वर्ग है। प्रतिनिधि वर्ग है छोटा सा, जो अभी भी उस विरसे को, उस विरासत को बचा के रखना चाहता है जो आजादी के आंदोलन में मध्य वर्ग ने अपनाई थी। और ये कितने के लोग हैं? बिसेठी साहब ने मुझे बहुत हौसला दिया था कि हमने युवाओं को बुला रखा है, युवाओं को बुला रखा है। मेरी प्रेरणा युवाओं वाली थी बस असल में, क्योंकि मैं मतलब आप लोगों को क्या बताऊंगा, आप लोगों से तो सीखा ही है हमने। तो युवाओं से बात करें तो करें, इतनी बात बनती है हमारी। तो ये जो वर्ग है, शिक्षित वर्ग, ये जो प्रतिनिधि वर्ग है, ये पूरे देश के अंदर कम हो गया। इस कारण से युवाओं तक जो ट्रांजिशन होना था आजादी के आंदोलन की विरासत का, वो कमजोर पड़ गया। क्योंकि हमें अपने कामों से कब फुर्सत है? तो सवाल तो ये है, कॉलेजों में, स्कूलों में अब तो सारे सिलेबस ही बदले जा रहे हैं। अब तो कुछ और ही पढ़ाया जाएगा। अब तो जो है ना, मतलब सब कुछ रामायण और महाभारत जो है वो तो सिलेबस के अंदर काल की तरह, हिस्ट्री के मतलब एक तरह से युग की तरह पढ़ाए जाएंगे। सब कुछ बदल रहा है, क्योंकि बीच का जो पीरियड है वो किसी ना किसी प्रकार से खोया गया है। तो लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, मतलब ये जो खोने की प्रक्रिया रही है उसके अंदर कुछ बनाया भी गया है। उस बनाने के अंदर से ही ये सब कुछ निकला है। और ये तो गोष्ठी 24 तारीख से शुरू हो गई। भगत सिंह के नाम पे हजारों गोष्ठियां होंगी और लाखों लोग उसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये जो ताकत अभी भी बची हुई है, इस ताकत को इकट्ठा करने की बात है और साथ में युवाओं के साथ गहरा संवाद स्थापित करने की बात है। युवाओं के अंदर जो कल्पना भगत सिंह ने की है वो आज भी मौजूद है। आप अगर देखेंगे तो आज का युवा असल में ज्यादा मुश्किल परिस्थितियों के अंदर जी के दिखा रहा है, ज्यादा कठिनाइयां उठा रहा है। ऐसी बात नहीं है, बहुत मैच्योरिटी है। तो इस ताकत के ऊपर हम यकीन करें और जो उत्पीड़न, अन्याय और अत्याचार के साथ खड़ी हुई सत्ता है, जैसे पहले भगत सिंह ने इशारा किया था कि साम्राज्यवाद के साथ साथ सरमायादारी अपने देश की वो भी शत्रु है, उसी तरह से आज फिर से ये बात पहचानने की जरूरत है। आज ये बात पहचानने की जरूरत है कि साम्राज्यवाद के साथ साथ हमारे देश की सत्ता, और इस सत्ता के साथ साथ एक और चीज, चरित्र बहुत कॉम्प्लेक्स है। वो चीज असल में ये है कि इस सत्ता के पास सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप करने के अड्डे बहुत हैं। ये गहराई से समझना पड़ेगा। ये जो सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप के अड्डे हैं, इनकी पहचान नहीं है हमारे युवाओं के पास, और आम आदमी के पास भी इनकी पहचान नहीं है। वो बिल्कुल सीधा सरल व्यक्ति होने के कारण से वहां जाता है, लेकिन वहां जिस प्रकार के विचार पनपते हैं तो वो सहज तरीके से फिर नफरत की जो बात एक कविजन ने कही, शायद आखिरी कविता थी बलवंत सिंह जी की, जो नफरत की बात कह रहे थे। तो ये जो नफरत की जमीन तैयार होती है, नफरत के लिए जो खाद पानी मिलता है, इसके लिए कारखाने चलते हैं लगातार। कि आपका दिमाग जो है वो एक तरह से बड़ी से बड़ी घटनाओं के प्रति भी असंवेदनशील पड़ जाए, निष्क्रिय पड़ जाए, सुप्त पड़ जाए। आपके दिमाग के अंदर झंझनाहट पैदा ना हो, गुस्सा पैदा ना हो, प्रतिरोध पैदा ना हो।
तो इसलिए इस प्रकार की अवस्था है। तो ये जो आंदोलन है इस प्रकार के, जिसके अंदर शहीद भगत सिंह की लाइब्रेरी फतेहाबाद भी एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। कक्कड़ साहब की मुझे याद आती है, मुझे बाकी लोग साथियों का पता नहीं है ये किस ज़माने से है। मैं देख के बहुत खुश हो जाता हूँ। रिछपाल सिंह जी बैठे हैं, किस ज़माने से हैं लोग। पीछे जोगिंदर सिंह जी बैठे हैं, नारायण साहब बैठे हैं, ये मतलब एक तरह से टिके हुए लोग हैं। और ये भगत सिंह की चीज़ों को मतलब भगत सिंह ने अपने जीवन को त्याग दिया, उसका कारण यही था ना, उसे समझ थी इस बात की, परिस्थितियों से टकराने की समझ थी। तो ये जो स्थायित्व है जीवन का, इस विचार के साथ जीना भी बहुत कठिन है। मैं ये इस तरफ इशारा कर रहा हूं, स्थायी रूप से चलते जाना। तो ऐसे अड्डे आज भी हैं हमारे पास। ये भगत सिंह लाइब्रेरी जो सेठी साहब चलाते हैं, ये ऐसा ही एक अड्डा है। और हम जिस प्लेटफार्म पे काम करते हैं, कुछ अखबारें हम लेके आए हैं। कल नारायण साहब ने कहा था ज्ञान विज्ञान बुलेटिन है, वो थोड़ी सी प्रतियां वो यहाँ दे देंगे आपको। हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति की मैं बात कर रहा हूँ। हम समाज के अंदर ये जो सुप्त अवस्था है, सुप्तावस्था को ही छेड़ने का काम करते हैं, जिसकी एक शब्द इस्तेमाल किया था बूटा सिंह जी ने अपनी बातचीत में, प्रबोधन। तो ये जो प्रबोधन की संस्कृति है, रेनेसां जिसको ये बोल रहे थे, जो 15वीं-16वीं शताब्दी के अंदर यूरोप के अंदर आया, तो वो जो रेनेसां आया यूरोप के अंदर, उस रेनेसां के अंदर असल में समाज का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जो एंटर नहीं कर रहा है, कोई हिस्सा ऐसा नहीं था। अनेक रचनाएं उसके अंदर पैदा हो रही हैं, नए विचार पैदा हो रहे हैं, इतिहास को दूसरे तरीके से देखा जा रहा है, उलट पलट के देखा जा रहा है। तो हमारे हिंदुस्तान में आज रेनेसां की जरूरत है।